नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए निःशुल्क एकलव्य सीरीज़ के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम मॉडर्न हिस्ट्री से आपके लिए लगभग 100 प्रश्न लेके आए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई के ही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न टीआरई के हैं जो टीआरई में पूछे गए हैं आपसे। और इससे पहले हमने आपको 3 क्लासेस दी हैं। पहले क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो है स्टैटिक मैराथन कंप्लीट किया था। दूसरे क्लास में हमने आपको टीआरई पीआईक्यूज का मॉडर्न हिस्ट्री का पहला मैराथन दिया था। फिर तीसरे क्लास में हमने आज आपको सवेरे मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में बिहार का जो स्पेशल हिस्ट्री है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री से हमने आपका मैराथन आज कंप्लीट करा दिया। तो जिन भी लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख ले, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी सफलता के लिए। और अब चौथे क्लास में आपको हम जो है लगभग 100 प्रश्न टीआरई में पूछे गए हैं, एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो साथी अभी नए जुड़े हुए हैं वो लोग 2000 पीआईक्यूज की सीरीज़ है, उनको ज़रूर देख लें। जिन्होंने देख लिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं देखा तो 2000 पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट ज़रूर कंप्लीट कर लें और लिंक दे दिया जाएगा। और साथ में आप जो है भूगोल एनसीईआरटी 6 से 10 तक पढ़ाया गया है बहुत ही सरल शब्दों में, उसको कवर कर लें। और एनसीईआरटी 7, 8 और 10 कराया गया है, 7, 8 और 10 चैप्टर कराया गया, इन दोनों को आप कंप्लीट कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से आपको चैनल से करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने एकलव्य सीरीज में आपको पहला और तीसरा क्लास दिया है, कंटेंट का वहाँ से हो जाएगा। और दूसरे और चौथे जो ये वाली क्लास है, यहाँ से आपको पीआईक्यूज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्लास है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 6 से 8 मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में पीजीटी में भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी का स्टैंडर्ड सेम है। एक दिन जब हम आपके लिए पीजीटी तक के भी जब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लाएंगे तब आप वहाँ पे खुद देखिएगा, सब कुछ बराबर, सब कुछ सेम है। और आप हमारे इस बात को विश्वास में लेकर चलेंगे तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न आपको रिपीटेड दिखेंगे या उससे संबंधित दिखेंगे। अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, और साथ में आप लोगों से जो है आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कोई भी नया सदस्य जुड़ता है तो यह पहले देखता है कि कितने लोगों ने कमेंट किया या लाइक किया है। चैनल्स पे एक असर पड़ता है, तो आप पॉजिटिव असर डालने के लिए आप ज़रूर करें। और साथ में जितने भी टीआरई 4 के जितने भी आपकी जानकारी में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें और हमें मजबूत करें। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। मौलवी मोहम्मद हुसैन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, एम बैजुल हक थे। और इसका हमने आपको बिहार का जो स्पेशल का शॉर्ट्स का आपका सेक्शन चल रहा है वहाँ पर भी हमने इसको कवर किया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों लोग थे, मौलवी मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला, एम बैजुल हक, और उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर है। उस समय पटना के जो आयुक्त थे विलियम टेलर, उन्होंने बहुत चालाकी से इनको गिरफ्तार पकड़वाया। पहले तो बुलाया बातचीत करने के लिए, फिर जो है इनको गिरफ्तार करवा लिया। तो विलियम टेलर की हरकत थी पटना में। आगे बढ़ते हैं। और ये 1857 क्रांति के संदर्भ में ही यह प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और साथ में पटना में उस समय पीर अली ने पटना में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। आगे बढ़ते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? तो देखिए अगला प्रश्न ही वही आ गया, तो मौलवी पीर अली खान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और साथ में आज हमने आपको जो दोनों क्लास दे दी मॉडर्न हिस्ट्री की, आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, पीआईक्यूज देखेंगे, लगभग सभी आपको उसमें कवर मिलेंगे। अब आते हैं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसको फजल अली आयोग बोला जाता था। तो सर फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और बात करें तो ये 3 सदस्यीय आयोग था। पहले सदस्य थे सर फजल अली, अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे इसके एच.एम. कुंजरू, एच.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर, और तीसरे सदस्य थे एच.एन. कुंजरू। तो ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य थे कुल, के.एम. पनिकर, एच.एन. कुंजरू और साथ में फजल अली। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आर.एन. मुधोलकर, रघुनाथ राव मुधोलकर अध्यक्ष थे। और सब कुछ हमने बात किया है कंटेंट क्लासेस में, जो आज सवेरे दिया गया है और जो कल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड बहुत अच्छे से आपको पता है, 30 अप्रैल 1908। और इसके जो हीरो थे वो कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी
और साथ में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, आपको अच्छे से पता है, सब कुछ डिस्कस किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया? तो चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है, और ये हुआ था सारण में, मुंगेर में भी था इसका असर, सारण में और भागलपुर में मुख्यतः था, तो ध्यान रखिएगा। मुंगेर में भी था, सारण और भागलपुर में इसका अगुवाई किया था महादेवलाल सराफ जी ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, जिसको भी बोलते हैं नमक सत्याग्रह, उसके समय की बात है ये। अब आगे बढ़ते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपको समय पता है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नमक सत्याग्रह पूरे देश में स्टार्ट हो गया था, और 6 अप्रैल को बिहार में भी नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न है, इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो अहरार आंदोलन के बारे में आज हमने आपको पढ़ाया था। साथ में जो है 15 मार्च में क्वेश्चन भी पूछा गया था अहरार आंदोलन का, तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। ये आपका जीएस पार्ट सेकंड के सारे क्वेश्चन हैं जो भी कराए जा रहे हैं। जीएस पार्ट सेकंड के लगभग 95 क्वेश्चन, 94-95 क्वेश्चन अभी आपको कराए जा रहे हैं। ये यहाँ से पहले पूछा जा चुका है और ये 15 मार्च को रिपीट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जिन जिन टॉपिक से पूछा गया उनको पढ़ के जाएंगे, तो आपके क्वेश्चंस फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इधर उधर की टेस्ट सीरीज से कभी प्रश्न नहीं आते, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता है कि प्रश्न कैसे आएंगे, क्या आएंगे, बस वो खाना पूर्ति के लिए बना देते हैं। उनका 10 साल से उनका मार्केट चल रहा होता है, बस उनका कुछ काम नहीं रहता। नया एग्जाम हो रहा है जिसका हल्ला मचा हुआ है, इस समय कोई और एग्जाम हो नहीं रहा, बिहार का हो रहा है, तो सब लोग बिहार का टेस्ट सीरीज बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे भटकिए मत। आप अपने आप को चेक करिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं चेक करिए कि निगेटिव कर लीजिए, उससे कुछ फंसने वाला नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब कल हमने साइंस के क्वेश्चंस दिए थे क्लास 10th एनसीईआरटी के। अगर वैसे कोई क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दे रहा हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन हमने कम्युनिटी सेक्शन में जाके क्विज अटेंड कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस पार्ट सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आते हैं, इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहरार आंदोलन से संबंधित थे। और जो पीआरटी में 15 मार्च को पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था कौन संबंधित नहीं थे। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पे हसन इमाम संबंधित थे। और बात करें अहरार आंदोलन की, तो 1910 में आया था, शुरू हुआ था, और मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम इसके लीडर थे, मुख्य जो नेतृत्व कर रहे थे। तो मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम ये लीड कर रहे थे अहरार आंदोलन को। और किसके विरोध में आया था? तो ये आया था अलीगढ़ आंदोलन जो चल रहा था उसके विरोध में आया था। और यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी इससे नहीं जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो। महमूदुल हसन ये भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। हसन इमाम जुड़े हुए हैं। और डिटेल में हमने आज क्लास में बात किया था कि कौन कौन से सदस्य इससे जुड़े हुए थे, जैसे कि मजहरुल हक भी थे इससे जुड़े हुए। अब आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी से तो आपने बहुत प्रश्न किए होंगे, लेकिन गदर पार्टी से प्रभावित होकर जो है, ध्यान रखिएगा, चिश्ती खान और डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ सकता है, रिपीट हो सकता है। और गदर पार्टी के बारे में आपको पता ही है कि 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और साथ में इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, यानी जब इसकी स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। और इसकी स्थापना अगर पूछता है किसने किया, तो आंसर में आपका लाला हरदयाल रहता है। ये भी यहाँ है, लेकिन लाला हरदयाल आपको तब देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, फ़र्क है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर, आधुनिक भारत का जो है पिता, भारत के जो है सब, ये सभी टैग राजा राम मोहन राय जी को मिले हुए हैं। और नव भारत के दूत, कई सारे इनको जो है टैग्स मिले हुए हैं। तो जब भी आधुनिक भारत से जो है बात आएगी, वहाँ पे आंसर राजा राम मोहन राय जी होंगे। भारत फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में ध्यान रखिएगा। 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाकी एक हम आपको शॉर्ट्स में राजा राम मोहन राय जी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे, तो वहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इनसे जुड़े हुए अखबार वगैरह सब उसमें बता दी जाएंगे। तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते हैं, आर्य समाज, अभी आगे प्रश्न आएगा। दादा भाई नौरोजी जी के बारे में हमने आज आपको सब कुछ बता दिया है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में बहुत अच्छे से आपको पता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है 1773 से 1800 तक। और सन्यासी विद्रोह के अगर नेता के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे एक भवानी चरण पाठक करके हैं, तो ध्यान रखिएगा भवानी चरण पाठक एक व्यक्ति थे। कई सारे नेता थे, उनमें से एक नेता ये भी थे, महत्वपूर्ण थे, अभी तक पूछा नहीं गया है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और आनंद मठ से ही जो है जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिया गया है। वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया? तो इसी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में अभिनव भारत, तो भारत में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर। तो लंदन में भी अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। कब इन्होंने किया था स्थापना? 1906 में। 1904 में इन्होंने भारत में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत सोसाइटी की सीक्रेट सोसाइटी थी, गुप्त संगठन था। अभिनव भारत की स्थापना भारत में 1904 में की थी। और 1899 में इन्होंने जो है स्टार्ट किया था मित्र मेला। तो ध्यान रखिएगा मित्र मेला, और मित्र मेला की स्थापना की थी इन्होंने। मित्र मेला की स्थापना की थी 1899 में। फिर मित्र मेला को ही कन्वर्ट किया इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत के नाम से। और फिर अभिनव भारत का एक शाखा इन्होंने लंदन में स्थापित किया था 1906 में। तो आप आगे बढ़ते हैं, बाकी सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में आपसे कई बार। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुई थी। सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुई थी। सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुई थी 1913 में। किसने किया था स्थापना? तो लाला हरदयाल जी ने। और संस्थापक अध्यक्ष आपको पता ही है कि जब स्थापना हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बाखना। आगे बढ़ते हैं, अगर फाउंडर में संस्थापक ने दोनों लोग का नाम दिया रहेगा लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना का, तो दोनों लोग आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा द्वारा कमांडर इन चीफ किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा ने किसी को भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांड। ध्यान रखिएगा पांडे नहीं है, पांडे नहीं है, आनंद पांड, जो इनका नाम था आनंद पांड था। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता कई बार, बीपीएससी भी कई बार कन्फ्यूज होकर पांडे दे देता, तो आनंद पांडे अगर देता है तो सही मान लीजिएगा, लेकिन वैसे जो सही नाम है इनका आनंद पांड है। ये थे बिरसा मुंडा के गुरु। और 1899-1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, अभी आगे फिर से आएगा। तो अब बाकी अगर आपसे पूछे प्रश्न कि कमांडर इन चीफ कौन थे? कमांडर इन चीफ कौन थे? कुंवर सिंह के अगर आपसे कमांडर इन चीफ पूछे तो हरे कृष्णा सिंह, ये आप ध्यान रखिएगा, हरे कृष्णा सिंह कुंवर सिंह के कमांडर इन चीफ थे। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हमने आपसे आज डिस्कस भी किया था कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ही ऑप्शन में देता है, तो देखिए सामने ऑप्शन है। बाकी और जो वहाँ पे दिया गया था गंगा नारायण सिंह वगैरह और जो थे राम वृक्ष बेनीपुरी वगैरह वो भी साथ में थे, लेकिन स्थापना किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण जी ने। तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में इसकी स्थापना हुई। और एक बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी वो अलग है, 1934 में वो अलग है, तो वहाँ कांग्रेस वर्ड आ जाएगा। तो बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी या अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी, तो ये भी ध्यान रखिएगा वो एक ही चीज़ है। 1934 वाले को अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी भी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आज हमने आपसे बात किया था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के बारे में। 1908 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे? तो सोनपुर नामक स्थान पर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में है, ये भी हमने बात किया था। अध्यक्ष कौन थे 1908 में? सैयद अली इमाम अध्यक्ष थे। और 1909 में कौन अध्यक्ष थे बताइए जरा, या फिर बताइए कि सच्चिदानंद सिन्हा जी किस वर्ष अध्यक्ष थे। अब आगे बढ़ते हैं, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1913 में इसकी शाखा की स्थापना की थी सचिन नाथ सान्याल ने। तो सचिन नाथ सान्याल लिख के आए या सचिन सान्याल आए, एक ही बात है, दोनों नाम एक ही हैं, तो ध्यान रखिएगा, चाहे सचिन सान्याल आए चाहे सचिन नाथ सान्याल आए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आज हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था, महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कल भी डिस्कस किया था। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसके अलावा और साथ में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु।
इस पुस्तक से भी आप समझ सकते हैं कि जो है गांधी जी गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया गया तो यहाँ पे आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। साथ में हमने रनाडे के बारे में बात किया था। रनाडे किसके गुरु थे? तो रनाडे गुरु थे तिलक के और लाला लाजपत राय जी के। तो ध्यान रखिएगा, लाला जी के और तिलक के गुरु थे एमजी रनाडे। बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय किया था, ले लिया था? तो वही ऑप्शन है, गांधी जी को किसने बुलाया था? थोड़ा सा घुमा दिया गया, आंसर फिर से वही है, राजकुमार शुक्ला जी। डिटेल में हमने ऑलरेडी बात कर लिया इस प्रश्न के बारे में कई बार, आज की क्लास में भी बात किया। लखनऊ समझौता हुआ था, तो आज की क्लास में भी हमने आपको बताया था कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। और इसका एक परिणाम क्या रहा, बड़ा परिणाम क्या रहा कि कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन का मांग था उसको मांग लिया। तो पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ गए, कुछ टाइम तक साथ में रहे। फिर जो है खिलाफत आंदोलन के बाद जो है ये अलग हो गए मुस्लिम लीग वाले। तो कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था उसी को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बात करें तो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने अध्यक्षता की थी। और साथ में इसमें जो है नरम दल और गरम दल का भी एकीकरण हो गया था। नरम दल की तरफ से अगुवाई कर रही थी एनी बेसेंट जी, और गरम दल से अगुवाई कर रहे थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो जेल से निकल के आए थे, छूट के आए थे। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1922 में निलंबित किया गया था। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है और 12 अगस्त 1922 तक चला है। 12 अगस्त को गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो 12 अगस्त तक ये इसका है। और क्यों ले लिया था वापस? तो 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। तो चौरा चौरी कांड हुआ और चौरा चौरी कांड के जो है पृष्ठभूमि में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ या स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद भी किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक जोनाथन डंकन करके थे। तो जोनाथन डंकन ने क्या किया था? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फिर से वही प्रश्न घूम के आ गया। पहली बार में आपने देखा तो वहाँ वर्ष पूछा गया था, इस बार अध्यक्ष पूछा है। तो RN मुधोलकर, रघुनाथ राव मुधोलकर, 1912। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा अधिवेशन आपको ध्यान रखना है कि ये तो पहला अधिवेशन हुआ, अगर आपसे पूछ ले दूसरा अधिवेशन, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। आप आदतन क्या करते हैं, कई बार आप यही सोचते हैं कि पूछा तो यही गया तो यही होगा, तो पता लगे मान लीजिए दे दिया कि पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कौन था। अब आपने ध्यान नहीं दिया, पहले में ही लग गए, पहला ही ऑप्शन दिया था वहाँ पे बांकीपुर, आपने वो लगा दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरा हुआ था गया में, 1922 में गया में हुआ था। और थोड़ा सा BPSC यहाँ पे जो है लापरवाही बरतता है, यहाँ पे ज़्यादा उचित होता कि बांकीपुर होता। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, लेकिन BPSC के प्रीवियस ईयर में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे पटना भी कई बार दिया गया है, तो पटना भी मान सकते हैं। लेकिन अगर बांकीपुर दिया है तो बांकीपुर ज़्यादा बेटर है, ध्यान रखिएगा, बांकीपुर ज़्यादा उचित है कहना। तो बांकीपुर में आयोजित हुआ था 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना घोषणा की थी? तो सियाराम सिंह की बात करें तो इसके बारे में भी हमने आपसे बात किया था मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन क्लास में, जो भी चल रही है। तो सियाराम सिंह ने जो है सियाराम दल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सियाराम दल की। और ये कहाँ पे की थी? तो भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, भागलपुर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सियाराम दल की स्थापना की थी सियाराम सिंह ने, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के जो है किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। मेजर विंसेंट आयर थे, इन्होंने 3 अगस्त को, 27 जुलाई को,
27 जुलाई को आरा पर कब्जा कर लिया था कुंवर सिंह ने, आरा पर कैप्चर कर लिया था। 3 अगस्त को इन्होंने जो है 3 अगस्त को इन्होंने 1857 को इन्होंने छुड़ाया जो है। तो ध्यान रखिएगा, मेजर विंसेंट आयर ने आरा को वापस से प्राप्त किया। मेजर विंसेंट आयर ने, एक हिसाब से कुंवर सिंह को जो है पीछे हटना पड़ा। तो मेजर विंसेंट आयर, और आपसे प्रश्न पूछता है कि कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध किसके साथ में लड़ा था, तो कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध कैप्टन ली ग्रांट के साथ में लड़ा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले में संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे, तो ये भी आपका बिहार स्पेशल का प्रश्न है। जुब्बा साहनी मुजफ्फरपुर के थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है एक बहुत ख्याति प्राप्त थी इनको कि ये जो है स्वतंत्रता का जो ध्वज था तिरंगा को जाते थे सरकारी स्थानों पर कब्जा करते थे और सरकारी स्थानों पर जाके तिरंगा फहराते थे। तो तिरंगा फहराने में माहिर थे ये, और जो है जुब्बा साहनी को एक बहुत अच्छा तरीके से याद किया जाता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो महत्वपूर्ण है ये और मुजफ्फरपुर है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी, तो निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई जी को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी, तो ये थे अफगान। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ना मालूम रहा हो। तो अफगान जो लोग थे वो ग्वालियर पर अधिकार करने में रानी लक्ष्मीबाई जी की मदद की थी। और जाहिर सी बात है, मुगल तो इतनी स्थिति में ही नहीं है कि कर ही नहीं सकते, और ईरानी तो अब इतना भी रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरानी तो यहाँ पे रुके ही नहीं। कौन रुके हुए थे? अफगान थे जो रुके हुए थे भारत में। आगे बढ़ते हैं। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे, तो आंसर है सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इनको टैगोर भी बोला जाता है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर बोला जाए, सत्येंद्रनाथ ठाकुर बोला जाए, दोनों एक ही बात है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर एक ही बात है, और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया था। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो 1869 में भी पास किया था और 1871 में भी पास किया था, लेकिन 1871 वाला माना गया था। तो 1871 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने सिविल सर्विसेज पास किया था। दूसरे व्यक्ति थे, हमने बात किया कई बार इसके बारे में, आज भी बात किया था क्लास में। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे, तो लोक हितवादी ध्यान रखिएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख इनका अखबार का नाम था लोक हितवादी, और ये लोक हितवादी के नाम से लिखते ही थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लोक हितवादी, और ये अपना पेन नेम भी इनका लोकहितवादी था। इनके अखबार का नाम भी लोकहितवादी था। तो पूछे कि अखबार लोकहितवादी किससे संबंधित था, तो गोपाल हरि देशमुख जी से। और कौन लोकहितवादी के नाम से फेमस था, तो गोपाल हरि देशमुख, अगेन यही है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी। और ये कब की थी, तो 1875 में। तो विकल्प में तो दिया नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मेला किसने संगठित किया था, तो आपने मित्र मेला पढ़ा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अब हिंदू मेला की बात करें तो नवगोपाल मित्र। ध्यान रखिएगा 1867 में, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो हिंदू मेला किसने संगठित किया था, या हिंदू मेला किसने स्टार्ट किया था, स्थापित किया था, तो नवगोपाल मित्र ने। और नव नहीं होगा यहाँ पे, नव होगा, तो ध्यान रखिएगा नवगोपाल मित्र ज़्यादा इनका सही नाम है। और आप इस चीज़ को समझते हैं कि जो बंगाली होते हैं वहाँ पे उस बा प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो नव गोपाल। ठीक है, तो नव नहीं है, नव गोपाल है, तो नव गोपाल मित्र 1867 में। आगे बढ़ते हैं। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो देखिए पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था 15 मार्च को, 1863 आंसर है। हमने आपसे तब भी बोला था कि यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो देखिए ये प्रश्न ही है, क्वेश्चन पेपर तो है नहीं पीआरटी का, ये हम किसका पेपर ले रखे हैं, तो जीएस पार्ट सेकंड के सारे प्रश्न ले रखे हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब कुछ ले रखे हैं आपके सामने। तो ये सारे प्रश्न आपके, अब ये देखिए यहाँ पे यहाँ आया था, कहाँ पूछा गया, पीआरटी में। अगली बार कहाँ पूछ लेगा, 6 से 8 में, पीजीटी में कहीं भी पूछ सकता है। तो आयोग यही करता है, आयोग को खुद ही नहीं याद रहता कि कहाँ पे कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर चालाक हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, एक क्वेश्चन आंसर के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको याद होना चाहिए। बाकी पटना कॉलेज के बारे में हमने आपको बताया था कि बस आपको वर्ष याद रखना, इससे संबंधित संस्थापक वगैरह नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसलिए इसको पूछा नहीं जाएगा, वर्ष आपको ध्यान रखना है। बाकी आज हमने आपको क्लास में पटना यूनिवर्सिटी की बात की थी, पटना यूनिवर्सिटी, और जो है साथ में जो है हमने बात किया था, तो इसका स्थापना कब हुआ था, ये सब हमने आज चर्चा किया था। तो वहाँ से आप रिपीट कर सकते हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने वहाँ पे भी बताया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, देखिए सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न ऊपर भी आप देख चुके हैं, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है 1917 में अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, और ये पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में। और कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो ये चीज़ हो गया। और आपको एक हम चीज़ बता देते कि आपको जो है रिवाइज कैसे करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन ओपन कीजिएगा, आप आज देख लीजिए अच्छे से एक बार। जब आपको रिवाइज करना रहेगा एग्जाम टाइम में, तो आप ऐसे क्वेश्चन ओपन करिएगा, फिर प्रश्न पढ़िएगा। आप ऐसे मतलब हाथ लगा दीजिएगा कि आपको ऑप्शंस ना दिखे। उसके बाद आप इस प्रश्न के बारे में जितना आपको जानकारी है उसको आप ऐसे रिपीट करिएगा, बोलते हुए, खुद से अपने आवाज़ से बोलते हुए उसको रिपीट करिएगा कि ये चीज़ें हमको पता, या लिखने का प्रयास करिएगा जैसे भी आपको आसानी हो। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। प्रश्न के साथ में आप ऐसे तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और साथ में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में भी हमने बात किया था। आगे बढ़ते हैं। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल में ही नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो है 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। तो अमार सोनार बांग्ला भी ध्यान रखना आपको। अमार सोनार बांग्ला आज के डेट में जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, जैसे हमारा जनगण मन अधिनायक जय है, तो वैसे ही अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और इसको भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, ध्यान रखिएगा किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा प्रश्न देखिए आपको मिल गया है। तो यही तरीका होता है, जब प्रीवियस ईयर में हम जाते हैं तो ऐसे ऐसे अच्छे प्रश्न मिलते हैं जो आपसे दोबारा आयोग पूछ लेता है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन है? तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कभी भी सुभाष चंद्र बोस नहीं मानना है। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। याद आ गया होगा आपको। तो कैप्टन मोहन सिंह थे, और कैप्टन मोहन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस जी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में टेक ओवर किया था, नेतृत्व ग्रहण किया था। और स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन के बारे में आज हमने डिस्कस किया था। 1914 से 20 के मध्य चला है। फिर 1920 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें सम्मिलित हो जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह अटेंड करने लगता है। ताना भगत को हमने आपसे बताया था कि उराव जनजाति के लोगों से संबंधित था। उराव जनजाति के लोग इसमें जुड़े हुए थे। और इसके लीडर कौन थे ताना भगत आंदोलन के? तो ये भी हमने बताया था, जतरा भगत। तो जतरा भगत ने क्या किया था? उराव जनजाति से कई सारे जो उनके फॉलोअर्स से लोग थे उनको साथ में जोड़ा था, और उनका एक ग्रुप बना लिया था, उसको बोला गया था ताना भगत। तो ताना भगत उराव जनजाति से थे। तो जनजाति को हम क्या बोलते हैं? और आदिवासी भी बोलते हैं, है ना। तो आदिवासी आंदोलन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का आंसर पहली बार में किसान आंदोलन भी माना था आयोग ने, लेकिन बाद में चेंज कर दिया था। तो फाइनल आंसर भी यही माना था, और ये होना भी यही चाहिए था। किसान आंदोलन किसी भी तरीके से नहीं था। तो ये आदिवासी आंदोलन था या जनजातीय आंदोलन था, ताना भगत। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने तो आंसर ही बोल दिया आपको। तो किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है बिहार। 13 अगस्त 2012 से स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 13 अगस्त 2012 से स्टार्ट हुआ था बिहार सुरक्षा दिवस। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के द्वारा किसने जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था बी डी सावरकर ने। आज इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा भी किया था। फिर साथ में जो है आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? ना तो प्रथम था, ना आखिरी था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसे करके। साथ में हमने जो है आपको बताया था कि 2-3 और स्टेटमेंट्स वहाँ पे आपको दिए थे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जेम्स आउटरम ने कहा था, जेम्स आउटरम और टेलर ने साथ में कहा था। तो जेम्स आउटरम ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछा जा रहा है, आप सामने देख पा रहे हैं। अगर ये पूछा जा सकता है तो इनका भी, आर.सी. मजूमदार का भी पूछा जा सकता है, विलियम टेलर का भी मतलब जो है पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स आउटरम का पूछा जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह कब होता है? 1855-56। सिद्धू कान्हू इसके नेता थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900। ताना भगत आंदोलन 1914 से 18। आसान प्रश्न था। संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख? देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, सन्यासी विद्रोह आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम भारत संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशियों में बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो आपको बहुत अच्छे से पता है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार, तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था पहली बार। आगे बढ़ते हैं और बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी कि बंगाल विभाजन किया जाएगा? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को। फिर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी एंड बायकॉट आंदोलन 7 अगस्त को। फिर उसके बाद फाइनली 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन को पूर्णतः लागू कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रश्न अब आपको बहुत आसान लगने लगे होंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो यही तरीका है अच्छे से तैयारी करने का। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको बीपीएससी प्री के सारे क्वेश्चंस करा देंगे मैराथन में, जितने पीसीएस में पूछे गए हैं, और उससे ऊपर लेवल पे आयोग कभी जा नहीं पाएगा, तो आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाने हैं एग्जाम में। तो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे, बहुत अच्छे से पता है आपको। फिर उन्होंने अधिवेशन दिसंबर में हुआ था, इनकी बात नहीं मानी गई। फिर फाइनली इन्होंने जो है स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी और 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ में, हमने डिटेल में बात भी किया था। अब आगे बढ़ते हैं। 1900 गांधी जी कब थे? महात्मा गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की पहली बार। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका बीपीएससी प्री में पूछा गया था एक बार, तो बीपीएससी प्री से उठाया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो आंसर है स्वामी विद्यानंद। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद एक किसान नेता थे पहले, और फिर इनके बाद जो दूसरे किसान नेता बहुत फेमस हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। आगे बढ़ते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी, और साथ में राजा राम मोहन राय जी ने। तो ध्यान रखिएगा, 2 नाम है, यहाँ पे एक ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको हेनरी बिबियन डिरोजियो के बारे में इस प्रश्न में दिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो तरीका क्या होता? अगर 15 मार्च के पेपर से पहले, अगर जैसे हमारा तरीका ये होता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, तो एनालाइज करने का मतलब होता है हम इनके बारे में भी चेक कर ले, हमें वैसे भी पता था इनके बारे में। यंग बंगाल मूवमेंट हमें वैसे भी पता था चूँकि हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है अदर एग्जाम्स के लिए। तो यंग बंगाल मूवमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वही प्रश्न आपसे पूछ लिया। यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल आंदोलन किससे संबंधित था? तो आंसर है हेनरी बिबियन डिरोजियो का। तो ये तरीका होता है। अब ऐसे जोनाथन डंकन आया, तो जोनाथन डंकन के बारे में हमने अभी बताया था आपको कि इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में। तो ऐसे ही होता है, आयोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखता है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ है फ़ायदा। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय जी ने डेविड हेयर के साथ मिलकर किया था। 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष भी पूछा गया कई बार, तो याद रखिएगा। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? अब ये आपका स्टेटमेंट था कर्जन का, बहुत अच्छे से आपको पता है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था एग्जाम से पहले, तब मैंने वहाँ पे तुरंत चेक किया कि इनके अलावा और किसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो मुझे पता चला डफरिन साहब ने दिया, और वही 15 मार्च को पेपर में डफरिन का स्टेटमेंट आ गया। याद आया आपको? तो डफरिन का स्टेटमेंट आ गया कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों को मतलब रिप्रेजेंट करती है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ को, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ को, सूक्ष्मतम अल्पसंख्यकों को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। प्रश्न आपसे डफरिन से पूछा गया था, तो ये तरीका होता है। बाकी हमने साथ में आपको बताया था डफरिन ने जो है फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी बोला है, राजद्रोहियों की संस्था भी बोला है कांग्रेस को। तो ये सब आपसे प्रीवियस देखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि आयोग किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ ये स्टेटमेंट पूछा तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस में दिया इन्होंने कुछ कहा है तो उनका देख सकते हैं। ऐसे मिनटों के कुछ स्टेटमेंट्स हैं साथ में जो है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी रहती है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे हमने लॉर्ड मार्ले का आपको बताया था कि लॉर्ड मार्ले ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है ड्रैगन्स टीथ बोल रहे हैं, और उन्होंने किससे रिलेटेड बोला था तो हमने आज आपको पढ़ाया भी है 1909 की सुधार आंदोलन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? तो किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, 4 भाई थे, 2 ही पूछा जाता है। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे, लेकिन मुख्यतः जो है सिद्धू कानू का नाम आता है 1855-56 में। और क्षेत्र क्या था? तो राजमहल की पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा। और भागलपुर तक इनका प्रभाव था। कहाँ तक था? तो भागलपुर तक इनका प्रभाव था।
आगे बढ़ते हैं, तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपका बिहार स्पेशल का प्रश्न है। तो द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1931 में। आज हमने आपको वहाँ 1930 दिया था, जो आपको नोट्स दिए थे, तो जो क्लास ली थी तो वहाँ हमने आपको सही भी कराया था, 1931 बताया था। तो द इंडियन नेशन जो दैनिक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1931 में। और किसने स्टार्ट किया था? तो दरभंगा के महाराजा राजा कामेश्वर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन अखबार का स्टार्ट किया था 1931 में। इसके अलावा इन्होंने 1941 में आर्यव्रत, ये भी आज हमने आपको क्लास में बताया था। तो आर्यव्रत नामक से एक अखबार और चलाया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन, देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, सब कुछ पता है इनके बारे में अब तो आपको। और साथ में एक और तथ्य ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे पता होगा तो गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उरांव जनजाति पहुंची थी। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उरांव जनजाति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में 1922 में पहुंची थी। इसके अलावा 1921 के अधिवेशन में भी पहुंची थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसके बारे में, कोशिश थोड़ा आप भी करिए। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? अभी ऊपर हमने देखा सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा गया, दोबारा भी पूछा गया, सचिन सान्याल, तीसरी बार भी पूछा जाएगा। यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खास बात, यही होता है कि अपने आप में रिपीट करते हैं। और हर एग्जाम की एक खासियत होती है, जैसे हम पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो है 1990 से लेकर 2024 तक का, जो 2023 तक हुआ है एग्जाम, 2023 तक का सारा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाते हैं जीएस के, तो ये आसान हो जाता है। जो पक्ष हमारे कमज़ोर होते हैं, जैसे हम ही हैं मान लीजिए, तो अब जितना कमांड मॉडर्न हिस्ट्री पे होता है उतना कमांड एंशिएंट और मिडाइवल पे नहीं होता, तो प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन तैयार कर ले जाते हैं, तो वहाँ से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये तरीका है सबसे पढ़ने का। और दूसरा आपका क्या है, एनसीईआरटी, यही आपको सफल बनाएगा। और तीसरा जो हम आपको शॉर्ट्स वगैरह, एक्स्ट्रा क्विज वगैरह दे रहे हैं, ये सब आपके एडिशन है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं कराया जाएगा। इससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और आज हम आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस देंगे, तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन देंगे 8-9 बजे के आसपास। आप पहले ये क्लास कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आप कुछ करिएगा, ताकि आपको जो है क्लास जो डेली चल रही लेट ना हो, पीछे ना जाएं आप। और सबसे फिर बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण नाटक लिखा गया था, आपको बहुत अच्छे से पता है, दीनबंधु मित्र के द्वारा। और साथ में हमने आज आपको क्लास में बताया था कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो आप कमेंट करके बताइए ज़रा, सवेरे हमने पढ़ाया भी है। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो बिहार में नमक सत्याग्रह पटना में 25 जुलाई 1930 को, आपको पता है कि 6 अप्रैल 1930 को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और 6 अप्रैल को ही बिहार में भी स्टार्ट हो गया था। 25 जुलाई 1930 को एक घटना होती है पटना में, और वो घटना क्या थी कि जो है श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में, हसन इमाम जो है हसन इमाम की वाइफ है श्रीमती हसन इमाम जी, तो श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में जो है 3000 महिलाओं ने, कितने, तो 3000 महिलाएं थीं, सोचिए कितनी ज़्यादा महिलाएं थी, 3000 महिलाएं थी। 25 जुलाई 1930 को एक पूरा जुलूस निकाला गया इन महिलाओं का, लीड कर रही थी श्रीमती हसन इमाम, और साथ में इनके मीरा देवी भी थी, गौरीदास भी थी। तो आंसर आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 1916 में होम रूल लीग किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो हमने यहाँ पे सही किया, क्योंकि प्रश्न में आपको 1915 दिया गया था, तो आंसर तो एक से अधिक माना गया। अब ऐसे प्रश्न में कई बार लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो अब सीरियस होना भी लाजमी है। अगर कोई 1915 यहाँ पे देख रहा है, तो आंसर अगर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो आयोग को वो भी मानना चाहिए, लेकिन आयोग बहुत जिद्दी होता है। तो ये चीज़ है कि 1915 में होम रूल लीग की स्थापना तो हुई नहीं है, कब हुई है, तो 1916 गोपाल कृष्ण गोखले ने अप्रैल 1916 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा तिलक है, ये हमने गलती से कर दिया है, तो तिलक ने जो है तिलक थे, तो आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, एनी बेसेंट जी होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने की है, इसको आप सही कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, ये टेलीग्राम वगैरह में मैसेज करने लगते हैं, तो ये बस त्रुटि हो गया, क्योंकि एक लाइन से सबको हम सेट कर रहे तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो तिलक जी हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में, कब किया था, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जी ने मद्रास में, और इनका था सेंटर पूना में इनका हेडक्वार्टर था, और इनका था मद्रास में एनी बेसेंट जी का सितंबर 1916 में। तो इस प्रश्न का आंसर एनी बेसेंट बी होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है एनी बेसेंट होगा, और गोपाल कृष्ण गोखले किसी भी तरीके से होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, और तिलक और एनी बेसेंट संबंधित है। तो तिलक तो ऑप्शन में नहीं दिए, तो आंसर आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। त्रुटि के लिए जो है
खेद है हमें। तो ध्यान रखिएगा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी ने। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो आज ही हमने डिस्कस किया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगले पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक के बारे में हमने आपसे बात किया था, कमेंट करके बताइए ज़रा। फिर है राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने का और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बहुत अच्छे से पता है राजकुमार शुक्ला किसको बुलाएंगे, महात्मा गांधी जी को। तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? चार्टर ऑफ स्लेवरी बताया। तो चार्टर ऑफ स्लेवरी और 1935 का अधिनियम था। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। महात्मा गांधी 1934 में ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। जब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं तो जो पॉलिटिकल मामले हो रहे हैं, जैसे भारत सरकार अधिनियम आए तो इसके बारे में स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, तो गांधी जी तो हो ही नहीं सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी रिलेटेड नहीं है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 गुलामी का चार्टर है, चार्टर ऑफ स्लेवरी है। एनयू चार्टर ऑफ स्लेवरी भी बोला है, तो चाहे एनयू चार्टर ऑफ स्लेवरी बोले चाहे गुलामी का नया चार्टर बोले, एक ही बात है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है ये। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि 1935 का अधिनियम ऐसी कार है जिसमें सभी ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। बताइए, इतने ब्रेक लगा दिए गए लेकिन इंजन ही नहीं है, तो ऐसी कार का क्या करें? तो इससे तुलना किया था। तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने इससे तुलना किया था कि 1935 का अधिनियम ऐसी कार है जिसमें सभी ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आपको 1942 में क्रिप्स मिशन से रिलेटेड आएगा, जिसमें उन्होंने जो है पोस्ट डेटेड चेक बताया था, जिसके बारे में आज हमने क्लास में बात भी किया था। तो यहाँ पर आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद दस्तक की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छे से पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनको जेपी भी कहा जाता है, शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है, इनको जेपी के नाम से फेमस है, साथ में लोकनायक के नाम से भी फेमस है। तो आज़ाद दस्तक की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? बकरी का टापू पे। बकरी का टापू कहाँ पे है? तो नेपाल के तराई वाले स्थान पे, नेपाल तराई में एक स्थान है, तो नेपाल तराई में स्थान बकरी का टापू, वहीं पर स्थापना की थी आज़ाद दस्ते की। और इनके साथ में राम मनोहर लोहिया जी भी थे। तो ध्यान रखिएगा राम मनोहर लोहिया जी ने आज़ाद दस्ते का गठन में सहायता भी की थी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत थे? तो आज हमने जब दादा भाई नौरोजी जी के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमने आपसे चर्चा किया था कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, जैसे 1865 में, 66 में, फिर 1892 में। आज हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। तो इन्होंने जो जो योगदान दिया वहाँ रहकर, तो इससे इनको जो है भारत का अनाधिकारिक दूत बोला जाता है कि किसी ने इनको ऑफिशियली नहीं भेजा था, आधिकारिक रूप से नहीं भेजा था, लेकिन ये अनाधिकारिक रूप से जो है भारत के राजनीतिक हितों के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे, तो दादा भाई नौरोजी। और जो ब्रिटेन का जनमत था, ब्रिटेन के जो लोग थे उनको भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत करा रहे थे, भारत के राजनीतिक मामलों के बारे में अवगत करा रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी आंसर है। तो भारत के अनाधिकारिक दूत, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा। और साथ में दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति भी बोला जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये आपको पता ही होगा, रटा भी होगा। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। साथ में आगे बढ़ते हैं। और साथ में आपसे एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया कौन है, या इंडियन ग्लैड स्टोन कौन है? तो इंडियन ग्लैड स्टोन भी दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो ध्यान रखिएगा इंडियन ग्लैड स्टोन। इकोनॉमिक्स का बहुत तगड़ा नॉलेज इनको था, तो इसलिए इनको ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया या इंडियन ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो पता ही है आपको, नव भारत के पैगंबर, नवीन शिक्षा के अग्रणी। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। तो इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद जी ने दिया था। आर्य समाज से जुड़े हुए थे, 1875 में स्थापना की थी। साथ में वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए, ये सब नारे स्वामी दयानंद जी ने दिया है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। आपको पता है कब लिया था? 1893 में। विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था विवेकानंद जी ने। वहीं से जो है अपना मैसेज दिया था, मेरे भाइयों और बहनों। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही हैं। कौन से कथन सही हैं? तो सभी ही सही हैं। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो हमने आज आपसे बात किया था, तो आपको बताया था कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा होती है। और फिर फाइनली 1877 में रानी विक्टोरिया थी उनको भारत की महारानी कब घोषित किया जाता है? तो 1877 में भारत की महारानी घोषित किया जाता है। क्लियर है। और 1 नवंबर 1858 को जो है अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क था, अल्फ्रेड पार्क जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्फ्रेड पार्क में जो है उस समय के जो वायसराय थे, जो भारत के पहले वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ के सुनाया था।
एक रीडिंग की थी पूरी इसकी, इस उद्घोषणा की लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियाँ कभी भी जो है अंग्रेजों के लिए अच्छी बात नहीं थी। कांग्रेस की नीतियों के कारण, उदारवादी नीतियों के कारण ही, अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का भी जो एक टैक्टिक्स था वो उदारवादी नीति में ही जाता है, क्योंकि गांधी जी कभी हिंसा की बात नहीं करते थे कि एकदम से जड़ से उखाड़ फेंक देना है। गांधी जी एक आंदोलन को एक आंदोलन की तरीके से ले जाते थे। मतलब गांधी जी की अगर बात करें तो उदारवादी और जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन दोनों का मिक्स था गांधी जी में। जब उनको पता था कब कब समय आएगा, तो अगर आप ऐसे भी तुलना करेंगे तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण तो ये नहीं होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक किया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, तो ऐसा नहीं है। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण तो आंदोलन को और मजबूती मिली है, तो उससे ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर है बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो बांटो और राज करो की नीति के उदाहरण आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, तो वहाँ से अंग्रेजों ने इतना तगड़ा सबक लिया कि वहाँ से फिर लड़ाना शुरू कर दिया। पहला इन्होंने मोहरा पकड़ा जो है सर सैयद अहमद खान को मोहरा पकड़ा। दूसरा फिर मोहरा पकड़ा मुस्लिम लीग के माध्यम से, और ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो बांटो राज करो की नीति के, और इसी के कारण ये एक्सटेंड कर गए इतना लंबा तक। नहीं, अगर सभी लोग एक साथ में मिलजुल के लड़ते तो इतना लंबे समय तक ये शासन नहीं कर पाते। तो ये कारण था। प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। डिटेल में आज हमने क्लास में बात भी किया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करें। और साथ में जो भी आपके साथी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके जूनियर सीनियर TRE 4 का एग्ज़ाम देने की इच्छा रखते हैं, तो उनसे आप ज़रूर चैनल को रिकमेंड करें। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बहुत अच्छे से पता आपको। और इसी दिन को क्या मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो यहाँ पे आयोग ने आंसर माना है कुंवर सिंह जी को। और यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। पटना में हमने आपको क्या बताया था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। तो पीर अली तो हैं ही पटना के, लेकिन यहाँ एक साथ में पूछा गया है पटना, आरा और शाहबाद जिलों। जैसे आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि बिहार में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो आप क्या बोलते हैं? कुंवर सिंह। तब तो पीर अली का नाम नहीं आता है। तो सेम उसी प्रकार से पटना, आरा, शाहबाद जिले सभी को एक हिसाब से मिक्स कर दिया है, जो पटना के हॉट स्पॉट से सेंटर्स थे, मतलब जो सेंटर्स थे 1857 की क्रांति के। तो इसलिए जो है BPSC ने आंसर आपका कुंवर सिंह माना है। तो ध्यान रखिएगा, आरा तो है ही, शाहबाद जिला भी है, पटना। तो पटना स्पेशली मत सोचने लगेगा कि प्रश्न का आंसर ये नहीं होंगे। तो पटना भी अगर एक साथ दिया रहेगा, ऐसे प्रश्न आएगा तो कुंवर सिंह ही आंसर मानना है। सिंपल सी बात है, जैसा आयोग ने माना है वैसे आप मान लीजिए। अगर वैसे प्रश्न आएगा कि पटना में किसने नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति का, तो पीर अली हो जाएगा। तो ये क्लियर है, पीर अली। लेकिन एक साथ पटना, आरा और शाहबाद जिला आएगा, यही प्रश्न रिपीट होगा, तो आंसर कुंवर सिंह मानना है। वहाँ जिद पे मत अड़ जाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आयोग ने माना वो आपको मानना है। फिर मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। और इस इनकलाब जिंदाबाद नारे को किसने जो है फेमस किया था? तो शहीद आजम भगत सिंह ने फेमस किया था इसको, फेमस किया था। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? 1911, 1912, 1940। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ही तो चंपारण समस्या पहुंची थी कांग्रेस के पास में, गांधी जी के पास में, है ना, राजकुमार शुक्ला जी के माध्यम से। तो आपको अच्छे से पता है, डिटेल में हमने बात भी किया है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19 में से कोई नहीं। और आज की क्लास जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखी है, और साथ में कल की 2 क्लास, टोटल ये चौथी क्लास है। और ये सारे क्लास आप देख लेंगे, आपका मैक्सिमम चीज़ें BPSC TRE 3.0, 4.0 सभी के लिए कवर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, जब बिहार की बात आ रही है तो बिहार में पटना भी तो आ रहा है, भागलपुर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व प्रदान किया। तो इस तरीके से आपको चलना रहता है। तो ये चीज़ क्लियर है। बाकी जब स्पेशली पटना पूछेगा, पटना में किसने जो है किया, जैसे अभी ऊपर सबसे प्रश्न आया था, तो वहाँ आपको पीर अली ही मानना है। वहाँ आपको पीर अली और बाबू कुंवर सिंह नहीं देगा साथ में, ये भी एक बात है। फिर आते हैं, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो बहुत अच्छे से पता है, आज हमने बात भी किया था। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इससे पहले आया था 16 अगस्त 1932 को
सांप्रदायिक पंचांट, जिसके कारण इतना सब हुआ, सांप्रदायिक पंचांट। सांप्रदायिक पंचांट में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया था और इसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्णय भी बोला जाता है, और 16 अगस्त 1932 को आया था। इसके जरिए जो है जो दलित थे भारत में उनको पृथक निर्वाचन देने की बात की गई। गांधी जी नाराज हो गए, आमरण अनशन पे चले गए। फाइनली 24 सितंबर को 1932 में हिंदू वर्ग की तरफ से मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, और साथ में दलितों की तरफ से जो है भीमराव अंबेडकर जी ने जो है हस्ताक्षर किए पूना समझौते पर। और इसके तहत क्या हुआ, जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह, पृथक निर्वाचन की जगह दलितों को आरक्षित की गई सीटें, 71 सीटें दे रहा था जो है सांप्रदायिक पंचांट के जरिए। रैमजे मैकडोनाल्ड दे रहे थे 71 सीट और इसको बढ़ा के 147 कर दिया गया, यानी दलितों को 147 सीट आरक्षित कर दी गई। तो इस प्रकार जो है पूना समझौते के तहत जो है पृथक निर्वाचन से बचा गया, जो कि बहुत एक अच्छा कदम था, क्योंकि 1909 में जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आया तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बांट करो राज करो की नीति फिर से सफल हो जाती है अंग्रेजों की। इस बार गांधी जी सफल उन्हें नहीं देना चाहते, तो इसलिए वो अड़ गए थे। तो फाइनली 24 सितंबर को पूना समझौता हुआ। आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो देख लीजिए यहाँ पे सामने आपके प्रश्न में दिया हुआ है, आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा कि जो है किस दिन बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ साफ साफ दिया कि 6 अप्रैल 1930। आपको अच्छे से पता है कि 6 अप्रैल 1930 को ही पूरे भारत में भी स्टार्ट हुआ था। दांडी में जब नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण यानी बिहार में भी स्टार्ट हो चुका है। तो चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, विपिन बिहारी वर्मा जी, ध्यान रखिएगा। बाकी महादेवलाल सराफ भागलपुर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो इसके बारे में हमने आपसे ऑलरेडी बात किया है। तो बिहार यूथ लीग, बिहारी छात्र सम्मेलन के बारे में हमने आपको बताया था, बिहारी छात्र सम्मेलन के बारे में हमने आपको बताया था आज की क्लास में, शॉर्ट्स में भी बताया। तो बिहारी छात्र सम्मेलन इसकी स्थापना की गई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन इसकी स्थापना की गई थी 1906 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। पटना कॉलेज में बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था 1906 में। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इसका जो है 23वां अधिवेशन हुआ था 1928 में, और उस 23वें अधिवेशन 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में। तो ध्यान रखिएगा, मोतिहारी में अधिवेशन हुआ था, और मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन किया था। बिहारी छात्र सम्मेलन के जो है बिहारी छात्र सम्मेलन का यहाँ पे अधिवेशन हुआ था उसी के दौरान 1928 में मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? तो 5 मार्च 1931 को पता है आपको, गांधी इरविन समझौता होता है। इसके अलावा कराची कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ है? तो 29 से 31 मार्च 1931 को। इसके अलावा जो है आप कमेंट करके बताइए कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की डेथ कब हुई है, ये भी आपसे पूछा गया परीक्षा में। और साथ में 23 मार्च को आपको पता है, 23 मार्च को फांसी हुई थी भगत सिंह और उनके साथियों को। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे वर्ष आपको दिया, तो इससे आसान क्या हो सकता है? अप्रैल 1930, और पूरा आंसर है 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 और स्टार्ट हो गया था चंपारण से, हमने अभी ऊपर प्रश्न देखा है। तो बिहार में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 हो गया। फिर अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बताया है कि एम बी राघवाचारी, साथ में जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, 3 लोग थे। इन्होंने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किससे प्रारंभ किया था? तो भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तो हमने आज आपको बताया भी था, पेरियार जी ने। ईबी रामास्वामी नायकार, जिसको पेरियार के नाम से जाना जाता है, तो ईबी रामास्वामी नायकार या जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया था? तो 1873 में सत्यशोधक समाज 1873 में। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न से रिलेटेड आप जैसे मद्रास महाजन सभा है, पूना सार्वजनिक सभा हमने आपको बताया था 1870 में, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे। इसके अलावा 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हमने आपको बताया। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे तैयार कर लीजिए। सब कुछ हमने नोट्स में दे दिया है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि मुख्यतः फिरोज शाह मेहता द्वारा नेतृत्व में था, 2 लोग और भी साथ में थे, हमने बात किया क्लास में आपको। और आज आप रात में 10 बजे के आसपास PDF कल का आपको दे दिया जाएगा, तो देख लीजिएगा आप वहाँ से। और आज सवेरे का भी नोट्स वहाँ पे दे दिया जाएगा, तो PDF देख लीजिएगा। बाकी जो है और कल रात में 10 बजे, तो हर दिन आप रात में 10 बजे जाके PDF देख लीजिएगा। और डेली हमसे जो है मैसेज करके या यूट्यूब पे कमेंट करके PDF की डिमांड ना करें, हम आपको सभी ग्रुप 4 ग्रुप बने, सभी ग्रुप में दे देंगे, ठीक है।
कोई आप ही के काम का है, हमारे काम का, हमसे ज़्यादा के काम का आपका है, क्योंकि हमें चीज़ें तो पता है, आपको नहीं पता, आपके साथ में होगा, पास में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होइए, बस अच्छे से क्लास देखिए, कंप्लीट कीजिए। भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए। अभी पीछे प्रश्न आपने देखा तो हिंदी में लिखा था या इंग्लिश में लिख दिया, यही फ़र्क है। इंडिया फॉर इंडियंस तो भारत भारतीयों के लिए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो आज ही हमने आपसे क्लास में बताया था कि अलग पाकिस्तान का मांग जो है कब किया गया था, तो 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान प्रस्ताव भी ऐसे पूछ लेता है, तो पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 23 मार्च 1940 को। 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया था मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने? तो इन्होंने मनाया था मुक्ति दिवस। किस लिए मुक्ति दिवस मनाया था? कि कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 22 अक्टूबर 1939। 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया था। 2 महीने बाद इनको जो है ये हुआ कि चलो मुक्ति दिवस मनाते हैं, मुक्ति मिल गई हमें कांग्रेस की सरकारों से। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस याद रखिएगा, 3 दिवस याद रखने हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में, ध्यान रखिएगा, तब उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं कहे जाते थे, प्रीमियर कहे जाते थे। तो प्रीमियर के रूप में किसने गठन किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और इनसे पहले जो है कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो हमने आज आपको क्लास में बताया, कमेंट करके बताइए जरा। और जब प्रीमियर पूछेगा तो आपका आंसर श्री कृष्ण सिन्हा हो जाएंगे। 20 जुलाई 1937 को। डेट भी याद रखना आपको, डेट भी पूछा जा सकता है, डेट से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर है बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो बाबू कुंवर सिंह आरा से संबंधित है, आरा के रहने वाले थे, आरा क्षेत्र से रहने वाले थे। जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर एक ही बात है। तो बाबू कुंवर सिंह जो है किस स्थान से संबंधित है? आरा से संबंधित हो गए। आगे बढ़ते हैं। पटना में, पटना से संबंधित तो पूरे बिहार से हैं अगर देखा जाएगा। भागलपुर में भी जाएंगे तो बाबू कुंवर सिंह जी के नाम का बहुत कुछ ब्रिज वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पूरे बिहार में मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली कहाँ से संबंधित थे? आरा से। और आरा के आसपास के क्षेत्रों में दानापुर, आरा, जगदीशपुर, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने अच्छे से जो है 1857 की क्रांति में लोहा लिया था, तगड़ा लोहा लिया था अंग्रेजों से। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए वही प्रश्न वापस से घूम घूम के आ रहा है। कभी पूछ रहा है कि भारत भारतीयों के लिए किसने बोला, कभी बोल रहा आर्य समाज की स्थापना किसने की। आंसर वही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था? 1875 में। कहाँ पे किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बताइए जरा आप। हमने आपको पहले भी बताया आपसे। बाकी अरविंद घोष के बारे में आज हमने सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, बुक्स वगैरह सब कुछ पढ़ ली क्लास में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको पता ही है, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 93 वाला हमने देख ही लिया ऑलरेडी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और जो है ये कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य हुआ था, लेकिन 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी पहले ही दिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885 में। और 1885 में पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो बहुत अच्छे से पता आपको, लाहौर अधिवेशन 1929, डिटेल में हमने बात किया था। और अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन 1929 के? तो जवाहरलाल नेहरू जी। और 2 जनवरी 1930 को डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। आगे बढ़ते हैं। रावी नदी के तट पर लाहौर में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन की बात करें तो सिख धर्म को परिष्कृत करना, सुधार करना। और आगे चलकर ये राजनीतिक शक्ति से संबंधित हो गया, तो ये आगे चल के हुआ था। तो पहले था आरंभिक या प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। और कूका आंदोलन से संबंधित नेताओं के बारे में आप कमेंट करके नाम बताइए। हमने ऑलरेडी आपसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही चर्चा किया है, तो देखते हैं कौन बताता है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये बिहार और बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में
वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो बहुत अच्छे से आपको पता है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। गृह था, जो है गृह मंत्रालय किसके पास था? तो पटेल जी के पास था, वल्लभ भाई पटेल जी के पास। रक्षा मंत्रालय था बलदेव सिंह के पास। डिटेल में हमने चर्चा भी की है, आपको पता भी है, आप खुद से भी रिवाइज करने के प्रयास करिए जैसा हमने आपको बताया है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? तो देखिए कितनी बार घुमा घुमा के प्रश्न भी पूछा जा रहा है, आंसर वही है, राजकुमार शुक्ला। कन्फ्यूज नहीं होना है, बुलाने की बात आएगी तो राजकुमार शुक्ला जी। और बाकी हमने आपसे बताया था कि एक प्रताप अखबार था, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी देख लें जाके। प्रताप अखबार हमने बताया था, इसके संस्थापक और संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसके संवाददाता थे पीर मोहम्मद मुनीस। और पीर मोहम्मद मुनीस ने बहुत तगड़े तगड़े लेख लिखे थे चंपारण के नील किसानों के ऊपर, रिपोर्टिंग की थी बहुत तगड़ी। और इन्हीं के लेखों के माध्यम से गांधी जी को पता चला था चंपारण नील किसानों के बारे में। तो प्रताप अखबार के माध्यम से गांधी जी को बहुत अच्छे से पता चला। फिर वो जो है मतलब उनको सीरियसली पता चला, तो वो जो है फिर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि चंपारण जाना जरूरी है। तो चंपारण के लिए जो है इन लोगों ने इनडायरेक्टली भी गांधी जी को प्रभावित किया कि गांधी जी वहाँ पे जाए। और ये प्रताप अखबार है, कानपुर से चलता था। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो अभी हमने ऊपर आपको डिस्कस भी किया था, तो 22 दिसंबर 1939 को। क्लियर है? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो आपको पता है, महात्मा गांधी जी। कब किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। और किस डेट में किया था? तो जो है 1921 में किया था। क्लियर डेट आप बताइए कमेंट करके। कई बार हमने रिपीट किया, कई बार बताया है क्लास में, बार बार बताते ही रहते हैं आपको, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अब ये आपका जो 15 मार्च को पेपर हुआ था, आखिरी जीएस पार्ट का पोर्शन चल रहा है। तो 15 मार्च को जो जीएस पार्ट के कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देख लेते हैं। आपका कंप्लीट हो जाएगा जीएस पार्ट में टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक, टीआरई 2 टीआरई 3 तक जितने भी पेपर हुए थे, दोबारा भी हुए थे। जैसे टीआरई 2 में 18 दिसंबर को भी हुआ था। सारे पेपर है इसमें, कहीं से भी आपको ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं है। तो 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न था। और एक चीज़ ये भी है कि नाना साहब मराठी थे और इनके यहाँ पेशवाई की रस्म चलती थी। तो जाहिर सी बात, अगर कुछ घोषित करेंगे तो पेशवा ही घोषित करेंगे अपने आप को, वजीर और नाइब ये सब तो घोषित नहीं करेंगे। फिर है किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी? तो इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था, दामोदर और बालकृष्ण। तो दामोदर और बालकृष्ण, जिनको चापेकर बंधु कहा जाता है, दामोदर और बालकृष्ण इनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, तो ध्यान रखिएगा, चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कब किया था? तो 1897 में। डिटेल में हमने आज की क्लास में आपको बताया भी था। तो लेफ्टिनेंट आयस्ट की इन्होंने गलती से हत्या की थी। और इनके निशाने पे कौन थे? तो रैंड। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक कमिश्नर रैंड थे। तो रैंड को भी इन्होंने निपटाया था, निपटा दिया था। और लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी निपटा दिया था। लेफ्टिनेंट आयस्ट इनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, सिक्योरिटी हेड थे। तो लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली मार के हत्या कर दी, रैंड को भी गोली मारकर हत्या कर दी। किसने? दामोदर और बालकृष्ण। इनके साथ एक और भाई थे जिनका आज हमने क्लास में डिस्कस किया था। इनको चापेकर बंधु के नाम से भी जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा, 1897 की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो हो नहीं सकते ऐसे भी, क्योंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद कोई बचता नहीं, पकड़े ही जाते हैं, बच पाना आसान नहीं होता है। तो लोग एक ही कांड कर पाएंगे, तो ये चीज़ है। और मदन लाल ढींगरा के बारे में हमने आपसे बताया है कि इन्होंने किसकी हत्या की थी। तो आप कमेंट करके बताइए ज़रा, और साथ में पूरा कमेंट करिए करिए कि मदन लाल ढींगरा ने इनको मारा, ऐसे करके, जिससे हमको समझने में आसानी रहे। बाकी वैसे भी हम समझ जाते हैं अगर जो आप मैसेज करते हैं। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे में एकता दर्शाने के लिए गोंडल टेम्पल स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी? तो ये थे सैफुद्दीन किचलू थे। और ये कांग्रेस के जो है पंजाब के महत्वपूर्ण नेता थे। और यही वो व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी पर जो है जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली के। और जालियांवाला बाग में जो है फिर हत्याकांड, नरसंहार हुआ जालियांवाला बाग में। तो महत्वपूर्ण नेता थे पंजाब के, तो इन्हीं के वजह से हुआ था। और ये महत्वपूर्ण नेता थे और काफ़ी प्रभावी नेता थे, तो इसलिए इनको जो है सौहार्द के लिए जो है इन्हीं को दिया गया था, चाबी सौंपी गई थी। और डिटेल में हमने बात भी किया था इसके बारे में जब प्रीवियस ईयर आपको एनालिसिस करा रहे थे। प्रश्न है, 21 अक्टूबर को 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? तो यहाँ भी प्रश्न आपका जो है रिपीटेड है। तो सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। और 21 अक्टूबर 1943 आज की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि डेट याद रखिएगा, अगली बार आपसे डेट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम
ने निर्धारित किया था। तो 1859 का जो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम था, इसने ये जो रिलेटेड था बागान छोड़ने से रिलेटेड था। तो ये आपका बागान श्रमिकों की शादी करने की अनुमति नहीं थी, तो शादी से रिलेटेड नहीं था। अब इससे किसी को शादी करने को रोक नहीं सकते। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने का, अब सोचिए बागान श्रमिक जंगल से क्या लेना देना है, बागान श्रमिक तो बागान में होंगे ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आप ऐसे जुगाड़ से भी आंसर लगा सकते थे, जो जैसा तरीका हम लोग अपनाते हैं जब प्रश्न के बारे में आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हर एक कानून तो पढ़ के जाना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, सबसे बेटर ऑप्शन मिल रहा है। और तीनों में बागान श्रमिकों की बात हो रही, तो इसका मतलब ये कानून किससे जुड़ा हुआ, बागान श्रमिकों से जुड़ा हुआ। तो हम ऐसे नहीं भी पता तो हम ऐसे भी रिलेट कर लिए कि यह जो प्रश्न है किससे जुड़ा हुआ है, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है, बागान श्रमिकों से, क्योंकि तीनों ऑप्शन में बागान श्रमिक दिया। अब देखना है कि तीनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये चीज़ है, शादी करने की बात, ये सब तो कुछ होता नहीं है। फिर बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल तो जंगल कैसे छोड़ेंगे, बागान श्रमिक तो बागान में होंगे, तो इसलिए आपका बेटर ऑप्शन आंसर सी हो जाता है। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन का, जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। और ऐसे तरीक़ों से हम कई बार परीक्षा में प्रश्न को हल भी करते, सही भी करते हैं। जब स्पेशली जैसे यहाँ तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जिन एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे यह तरीका बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने से वैसे भी बाहर हो जाते हैं परीक्षा से। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आगे के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो यह हुआ था 6 नवंबर 1913 को गांधी जी ने न्यू कैसल से डरबन होते हुए ट्रांसवाल तक की यात्रा की थी। 2000 प्लस लोग थे और कानून बनाया गया था, जिसके बारे में हमने आपसे कल चर्चा भी किया था क्लास में। तो उस कानून के विरोध में जो है न्यू कैसल से डरबन, डरबन से ट्रांसवाल तक। तो आंसर पूरा आपका न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। न्यू कैसल से डरबन पूरा आंसर नहीं है, पूरा आंसर क्या है, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। तो न्यू कैसल बीच में डरबन भी पड़ा, बाया डरबन ट्रांसवाल तक। तो क्लियरिटी रहनी चाहिए आपको। आंसर इसका सही आंसर क्या है, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। बाकी अभी आपको हम रात में कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर लेंगे, वो देख लीजिएगा। और साथ में आप जो है हम रात के 10 बजे आपको सभी ग्रुप में कल की और आज मॉर्निंग की PDF दे देंगे। बाकी कल रात में 10 बजे, तो हर रात 10 बजे हम आपको PDF दे देंगे। तो इसलिए कोई भी हमें PDF के लिए बार बार मैसेज ना करे, ठीक है, चूँकि हम और भी काम कर रहे होते हैं। कई बार मैसेज आता है तो हम चेक करते हैं, कोई अर्जेंट मैसेज होता है तो हम उसको इस हिसाब से देखते हैं। लेकिन PDF के लिए परेशान मत हो, सारे PDF आपको टाइम टू टाइम दे दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, क्लास को अच्छे से करिए, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें चैनल को, हमें मजबूत करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।